बीते कुछ दिनों में इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दे दिया। मिडल ईस्ट का नक्शा बदलने जा रहा है। मिडल ईस्ट अब पहले वाला मिडल ईस्ट नहीं रहेगा। और ये जो बात कही जाती थी कि ग्रेटर इजराइल का एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा, तो मुसलमान अब ये देख रहे हैं। मुसलमानों, ये जान लो कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, बल्कि ये पूरा होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। जैसे आप लोग जानते हैं, सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है और अब नए HTS के जो आप कह लीजिए मिलिटेंट्स, इन्होंने कब्जा लिया है दमिश्क को। उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। बेंजामिन नेतन्याहू एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं आने वाले समय में इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट बाय द वे ये आपके सामने है, ये मिडिल ईस्ट का मैप है आपके सामने। तो नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले समय में इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा। और मैंने आपको बताया था नक्शे बदले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। नमस्कार दोस्तों, सीरिया में असद की सरकार के पतन के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मैदान खुल चुका है। और जंग के इस नए मैदान ने इजराइल को ग्रेटर इजराइल के अपने पुराने ख्वाब को पूरा करने का एक मौका दिया है। जैसे ही सीरिया में असद सरकार का पतन हुआ, वैसे ही इजराइल के टैंकों ने सीरिया में भीषण हमला करके सीरियाई नौसेना को तहस नहस कर दिया। हालांकि रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो सीरिया के साथ अपने शांति समझौते का उल्लंघन ना करे। अब देखना ये होगा कि इजराइल रूस की बात मानकर अपने हमले रोकता है या सीरिया को अपने नियंत्रण में लेता है। इजराइल ने मिडल ईस्ट में जितने भी उसके ओपोनेंट्स थे, उनकी कमर तोड़ दी है। और ये स्टार्ट वहां से हुआ कि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, और उसके बाद इजराइल ने फिर उसका एक्शन स्टार्ट हुआ इजराइल का। तब से लेकर अब तक हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, ये जितने मुस्लिम कंट्रीज, हुतीस, उनके साथ जो ग्रुप्स भी शामिल हैं, उन सब की कमर तोड़ दी है इजराइल ने। और उनके बड़े से बड़ा लीडर इस वक्त मारा जा चुका है। और ईरान इस वक्त तन्हा हो चुका है। ईरान आइसोलेटेड हो चुका है। इजराइल ने ईरान को आइसोलेट कर दिया है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ईरान को इस वक्त अपनी जिंदगी के, अपने रहने के, अपने कायम रहने के लाले पड़ चुके हैं। ईरान कैसे मुकाबला करेगा अब अल असद की हुकूमत के बगैर? देखिए, अल असद की हुकूमत यानी बशारुल असद की गवर्नमेंट के बाद जो वहां पर ताकतें आई हैं, वो भी टेररिस्ट हैं। लेकिन इजराइल जो अब हमले कर रहा है, तो उसका जवाब ये है कि उन टेररिस्टों के हाथ में वो हथियार ना जा सकें कि जो वहां पर मौजूद हैं। तो इजराइल ने जो 480 स्ट्राइक्स की हैं, 480 टाइम्स इन लास्ट 48 आवर्स, कैन यू इमेजिन? 48 घंटों में 480 स्ट्राइक्स हुई हैं इजराइल की तरफ से। और उसमें जो ये स्ट्राइक्स की गई हैं, इसमें ये कहा गया है कि 480 अटैक्स ऑन सीरिया इन दी पास्ट 48 आवर्स, डिस्ट्रॉइंग 15 नेवल वेसल्स, anti-aircraft batteries and weapons production sites in several cities। तो देखिए, ये जो बात है कि एक तो ये कि नेवल वेसल्स को, नेवल बेसिस को, और एयरक्राफ्ट जो बैटरीज हैं, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, और ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जहां से हथियार तैयार हो रहे हैं। तो जहां जहां पर इजराइल हमले कर रहा है, वो प्लेसेस हैं कि जहां पर असलहा तैयार होता है। हमारे यहाँ ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रांग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके, जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम।
अगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा, 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए, कहीं दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। इस क्राइसिस में अगर कोई कंट्री क्राइसिस में नहीं है और कोई कंट्री मुश्किल में नहीं है तो वो इंडिया है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है। इंडिया को सीरिया के इस क्राइसिस से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई बैड इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट भी नहीं। देखिए, जो भी हुकूमत है, चाहे वो इस वक्त सीरिया की तरफ हो या सीरिया के अगेंस्ट हो, वो इंडिया के साथ है। आप देख लें, ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। आप देखिए जो इजराइल है उसके इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं। आप देखिए जो पुतिन और रशिया है उसके इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं। आप अगर इसको तिकोन बना लें तो आप देखिए, इजराइल है एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ रशिया है। इन तीनों कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस। अगर सीरिया पर इजराइल भी काबिज हो जाता है या इजराइल अपनी पावर वहां पर शो करता है तो प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को। इंडिया को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी इजराइल भी अगर आता है तो वो तो इंडिया के हक में है। वो तो उसके स्टैंड को सपोर्ट और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, पहले से ज़्यादा। कश्मीर हो या कोई भी स्टैंड हो, उसको पहले से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी।